हेलो एवरीवन। एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 जून 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और इसके बाद 3 मई 1939 को पश्चिम बंगाल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, कोंकण क्षेत्र में भारी वर्षा की चपेट में आने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पश्चिमी घाट का पर्वतीय प्रभाव। तो कोंकण क्षेत्र भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र और गोवा पर स्थित है। अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जब पश्चिमी घाट से टकराती हैं तो वे ऊपर उठने को मजबूर होती हैं और ऊपर उठने पर हवाएं ठंडी होकर संघनित होती है और इस पर्वतीय ढाल पर भारी वर्षा करती है, जिसे पर्वतीय वर्षा यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल है। तो मानव शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका के केंद्रक में डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और इनमें से मुख्य आनुवंशिक पदार्थ जो है वो है डीएनए यानी कि डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और चूना पत्थर और खड़िया भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही विभिन्न रूप हैं, ये ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको क्विक लाइम यानी कि बिना बुझा चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म लेंस या दर्पणों की एक प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला एक ऑप्टिकल उपकरण जो प्रतिबिंबों को एक ट्यूब के माध्यम से प्रतिबिंबित करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, पेरिस्कोप यानी कि परिदर्शी। तो पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से पनडुब्बियों में समुद्र की सतह पर देखने के लिए किया जाता है। इसमें एक लंबी ट्यूब के दोनों सिरों पर दर्पण या प्रिज्म 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो हमारा आंसर होगा 4। कैलिडोस्कोप क्या है? तो कैलिडोस्कोप जो है ये बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और रंग बिरंगे सुंदर पैटर्न देखने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट हाइड्रेटेड। इसका पूर्ण सूत्र जो है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O भी लिखा जाता है, जिसका सरल अनुपातिक रूप हमें ऑप्शन में दिया है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा यानी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक धुराग्र संधि है? तो धुराग्र संधि में एक बेलनाकार हड्डी एक छल्ले जैसी संरचना के भीतर घूमती है। हमारी गर्दन और सिर के बीच का जोड़ धुराग्र संधि का सटीक उदाहरण है, जिससे हम सिर को दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमा पाते हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1, जोड़ जहां हमारी गर्दन सिर से मिलती है। कोहनी का जो जोड़ है इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट यानी कि हिंज संधि बोलते हैं इसको। और कंधे का जो जोड़ है इसको कंदुक खलिका यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। कंदुक खलिका, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ऊपरी जबड़ा और सिर के बाकी हिस्सों के बीच का जो जोड़ है इसे बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट यानी कि अचल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 जुलाई 2017। तो भारत में 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, इसलिए हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया है और इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 279A में है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, फाइनेंस
मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैधानिक निकाय नहीं है? तो वैधानिक निकाय तो संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, न कि वैधानिक। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में मिलता है। वैधानिक निकाय वे होते हैं जिन्हें संसद या राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, जैसे केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इन्हें अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, इसलिए वैधानिक निकाय है। बाकी ये जो है संवैधानिक निकाय है। और ये पूछ रहा है कौन वैधानिक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य इकाई कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। और यदि ये जोड़ों में पूछा जाए तो मानव शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑटोसोम्स जिसे अलिंग सूत्र बोलते हैं, और एक जोड़ा वो है सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि लिंग सूत्र बोलते हैं इसको, लिंग सूत्र, यानी कि XX और XY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से बेदखल कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, पिट्समैरिट्सबर्ग। तो 7 जून 1893 को महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब ट्रेन पिट्समैरिट्सबर्ग स्टेशन पर पहुंची तो एक श्वेत व्यक्ति की शिकायत पर उन्हें रंग भेद के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से जबरन सामान सहित नीचे फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ रोम में क्या नहीं होता है? तो जड़ रोम इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट हेयर, ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी इंग्लिश वाला भी शब्द यूज हो जाता है। तो जड़ रोम पौधों की जड़ों की बाहरी त्वचा का विस्तार होते हैं, क्योंकि जड़ें जमीन के नीचे अंधेरे में होती है और उनका मुख्य कार्य पानी तथा खनिजों का अवशोषण करना होता है, न कि प्रकाश संश्लेषण। तो इसलिए जड़ रोमों में हरित लवक पूरी तरीके से अनुपस्थित होता है। हालांकि इनमें रसधानी, कोशिका भित्ति और केंद्रक मौजूद होते हैं, ये नहीं होता है बस। नेक्स्ट देखते हैं, मंजूषा पेंटिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मंजूषा कला का संबंध मुख्य रूप से बिहार के भागलपुर यानी अंग प्रदेश क्षेत्र से है। यह एक प्राचीन लोक कला है जो बिहुला बिसारी की लोक कथा पर आधारित है। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषक तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों के लिए कुशन का काम करता है और उन्हें झटकों और बाहरी चोटों से बचाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के चारों ओर वसा की एक परत पाई जाती है जिसे वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किशोरावस्था निम्नांकित में से किस वय वर्ग के अंतर्गत मानी जाती है? यानी टीनेज के बारे में बात कर रहा है ये। तो WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष ये जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है किशोरावस्था का, क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 13 से 21 वर्ष जो है ये सही हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। हालांकि आप क्वेश्चन को चाहें तो चैलेंज भी कर सकते हैं। टीनेजर का मतलब ही होता है जिसमें जब आप इसको काउंट करेंगे तो टीन आएगा, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और उसके बाद 20 में टीन नहीं आता है। इसके कारण से हम इस आयु वर्ग को टीनेजर्स बोलते हैं और इसको नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब किया था? तो 1928 में दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2026 को लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किस कलाकार को सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, लोला यंग को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप दीप्ति लैंप के फिलामेंट हेतु अधिकांशतः प्रयुक्त होने वाला तत्व किससे बना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक होता है बहुत उच्च, लगभग 3400
22 डिग्री सेल्सियस होता है और इसकी प्रतिरोधकता भी उच्च होती है, जिससे यह अत्यधिक गर्म होने पर भी पिघलता नहीं है और सफ़ेद रोशनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा। इसमें कोयले को जलाकर पानी से भाप बनाया जाता है और उस भाप के उच्च दबाव से पिस्टन को चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना प्राचीन भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो ये जैमिनी के द्वारा की गई थी। ये जो पतंजलि यहाँ पे दिया हुआ है, ये महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था, योग दर्शन। कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, सांख्य दर्शन। और जो यहाँ पे व्यास दिया है, इनको बदरायण भी बोलते हैं, महर्षि बदरायण या व्यास बदरायण। इन्होंने उत्तर मीमांसा यानी वेदांत की स्थापना की थी और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलयन में उदासीनता को दर्शाता है? तो हमेशा याद रखना है, पीएच यदि 7 के बराबर हो तो उदासीन, 7 से बड़ा हो, अगर 7 से बड़ा हो तो क्या होगा, वो क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। और 7 से कम हो तो उसे हम बोलेंगे अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल के बारे में पूछ रहा है, उदासीन, तो 7 हो जाएगा। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, सोरेनसन। एग्जाम में ये पूछ देता है, 1909 ईस्वी में की थी। और मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो ये 7.4 होता है, यानी कि हल्का सा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रमेश भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 छिपकली। छिपकली एक सरीसृप है, रेप्टाइल है, ये स्तनधारी नहीं है। यह ठंडे खून वाला प्राणी है जो अंडे देता है। स्तनधारी वे जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपनी स्तन ग्रंथियों से उन्हें दूध पिलाते हैं, जैसे कि डॉल्फिन क्या है, जलीय स्तनधारी है, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है और हाथी सभी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व हमारे भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में दिया गया है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यूएसए जो दिया है, यहाँ से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जो दिया गया है, यहाँ से समवर्ती सूची और व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में। हालांकि असम में स्थित काजीरंगा को सबसे पहले 1905 में एक आरक्षित वन बनाया गया और आधिकारिक तौर पर 1908 में इसे आरक्षित वन घोषित किया गया। फिर इसके बाद 1950 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रणाली का अर्थ क्या है? तो तिनकठिया प्रणाली का अर्थ है 3/20 भूमि पर नील की खेती। तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में 20 कट्ठा को बोलते हैं 1 बीघा। तो नियम ये था कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पे हमें नील की खेती करनी होगी, तो इसी को बोलते हैं तिनकठिया प्रणाली, यानी कि 3/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे तेल शोधनशाला दिया गया है और हमें राज्य दिया गया है। बरौनी जो है यह कहाँ पे है? तो यह बेगूसराय ज़िले में सोवियत संघ के सहयोग से बना था। ये बिहार में है, बेगूसराय ज़िले में। बोंगाई गांव ये कहाँ पे है? तो बोंगाई गांव असम में स्थित है। उसके बाद है बीना, तो यह ओमान के सहयोग से संचालित है, ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन हो जाएगा 4। और कोयली जो है ये गुजरात में है। तो ये फैक्ट हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा फिर
ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय रांची में था, लेकिन बाद में 1 मार्च 1951 को इसे पटना स्थानांतरित कर दिया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे श्री राजनधारी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943। भारत का है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। तो विकल्प में कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। यदि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो ये है केरल, यहाँ पे 1084 है लिंगानुपात। न्यूनतम पूछे तो ये है हरियाणा। हरियाणा में कितना है? तो यहाँ पे है 879। और बिहार का लिंगानुपात आपको याद रखना है, यदि आप बिहार से हैं तो 918। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसपर ब्रेटन को किस खोज के लिए संयुक्त रूप से 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ट्रांजिस्टर प्रभाव की खोज के लिए इन्हें मिला था। इन तीनों अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 1947 में बेल लैबोरेटरी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कॉर्डेट संघ का प्राणी नहीं है? तो जो नहीं है हमें उसे चुनना है। तो देखिए, केंचुआ जो है ये एनेलिडा संघ का है, एनेलिडा संघ का ये प्राणी है, न कि कॉर्डेटा का। यह एक अकशेरुक जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है। कॉर्डेटा का क्या है? तो इस संघ के प्राणियों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य पाई जाती है, जैसे कि जो सांप है, मेंढक है और खरगोश सभी कॉर्डेट संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके शिलालेख से होती है? तो अशोक के शिलालेख से होती है। तो मौर्य सम्राट अशोक के रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख से यह पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन सी 2 गैसों का मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो एलपीजी यानी खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होती है। इसमें मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है। और एलपीजी मूल रूप से तो गंधहीन होती है, लेकिन इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें तीखी गंध वाला पदार्थ इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 40वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा आंसर। इन्होंने 1674 में उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के पानी में सबसे पहले जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, लेकिन यह एक मृत कोशिका थी जो कि कॉर्क सेल थी। ठीक है, ये मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने सबसे पहले, और जीवित में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, क्लोरोप्लास्ट। तो पादप कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य एक जलीय आधारभूत पदार्थ से बना होता है जिसे कहा जाता है? तो इसको साइटोसोल कहा जाता है। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का वह तरल और जलीय भाग जिसमें कोशिकांग तैरते रहते हैं, साइटोसोल कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से पानी, लवण और कार्बनिक अणु घुले हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के फ्रेंच ओपन महिला युगल खिताब किस इतालवी जोड़ी ने जीता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, सारा एरानी और जैस्मिन पाओलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 को किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, साइनोकोबालामिन। ये बायोटिन जो है ये B7 को बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन जो है ये B6 को बोलते हैं, और पैंटोथेनिक जो है ये B5 को बोला जाता है। और B12 को साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वनस्पति कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका के अंदर मौजूद विलयन का वर्णन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एक, कोशिका द्रव्य। एक्चुअल में इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो होगा सेल सैप। हिंदी में इसको बोलेंगे कोशिका रस, न कि द्रव। तो पादप कोशिका की केंद्रीय रिक्तिका के अंदर जो तरल विलयन भरा होता है उसे सेल सैप यानी कोशिका रस कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये है ऑप्शन 4, कोशिका। कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर ही संपादित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो मानववृक्क यानी गुर्दा एक रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी परत से ढका होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रीनल कैप्सूल और हिंदी में इसे झिल्ली कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ये जो है कोशिकास्तवक, ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को बोलते हैं। ये दोनों भी नेफ्रॉन के भाग हैं जो रक्त को छानने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदलित मृदभांड के बर्तनों का उपयोग तो क्या बनाने में किया जाता है। तो ये टेराकोटा बनाने में किया जाता है। ऑप्शन होगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण दिया है हमें S = UT + ½ AT² में U क्या है जो स्थिति समय संबंध को दर्शाता है। तो U प्रारंभिक वेग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। U प्रारंभिक वेग है। S क्या है, ये दूरी है, विस्थापन या दूरी। और A क्या है, तो ये त्वरण है। और T क्या है, तो ये समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके कुल सदस्य कौन कौन से हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान 2007 में 8वां देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं एमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और इसे हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि पूरी धारा इसके अंदर से प्रवाहित हो सके। एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, ATP, हाइड्रोजन दाता और O2। तो प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। इस दौरान जल H2O के टूटने से ऑक्सीजन यानी O2 मुक्त होती है और ऊर्जा के रूप में ATP तथा हाइड्रोजन दाता यानी कि NADPH का निर्माण होता है। इसी ATP और NADPH का उपयोग बाद में डार्क रिएक्शन में शर्करा बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो संघ लोक सेवा के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं RN बैनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। ये कब से कब थे। तो 1950 से लेकर के 1955 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2024 को बिहार में स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स की आधारशिला कहाँ रखी थी। तो 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में राज्य के दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दरभंगा। बिहार का पहला एम्स कौन है। तो बिहार का पहला एम्स पटना फुलवारी शरीफ में स्थित है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है, कौन बदल देता है। तो एसिड, अम्ल। तो अम्ल वह पदार्थ है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देता है। इसके विपरीत क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देता है। इसके लिए आप कोड याद रख सकते हैं, एनिल। एनिल का मतलब एसिड और एनिल मतलब नीला। ए से एसिड, एन से इसको याद रखें, एन का मतलब हो जाएगा नीला, ए से हो गया एसिड, ठीक है। और ये जो है एल का है ये होता है लाल, ठीक है।
तो एसिड जो है नीले को लाल में बदल दिया, एनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे, ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा और पहला सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में किस वर्ष में मेजी पुनः स्थापना अथवा मेजी क्रांति हुई थी? तो ये 1868 में हुई थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है? तो अनुच्छेद 56 जो है ये राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के बारे में है। 52 जो है ये राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 54 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 58 जो है इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं के बारे में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को चुनने का कारण यह है कि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह की एक प्रमुख और सबसे स्थिर विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बैंकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग प्रारंभ की थी? तो वर्ष 1998 में ICICI बैंक ने 1998 में ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल लेन देन का दौर शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1930 में। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च के रूप में शुरू हुई थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है कौन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, माइक्रोवेव। तो जब किसी उच्च प्रतिरोध वाले तार जैसे कि नाइक्रोम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है। विद्युत ऊष्मक, विद्युत बल्ब और विद्युत इस्त्री इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। माइक्रोवेव जो है यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम नहीं करता, बल्कि यह माइक्रोवेव विकिरण का उपयोग करता है, जो भोजन में मौजूद पानी के अणुओं में कंपन पैदा करके घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो आधारित नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 35 से जोड़ा गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1954। तो अनुच्छेद 35A में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक आदेश द्वारा 14 मई 1954 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार देता था कि वह तय करे कि राज्य का स्थायी निवासी कौन है और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के लिए GDP विकास का पूर्वानुमान क्या है? तो ये पूर्वानुमान है 6.8%। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार किया था और विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया और म्यांमार की रंगून जेल में भेज दिया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है? तो ये है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। यदि पृथ्वी के केंद्र पर G का मान पूछे तो वो हो जाता है 0। चंद्रमा पर G का मान क्या होता है? 1/6 ऑफ G। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस वायरस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रुचि के जीन को स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रेट्रोवायरस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेट्रोवायरस का उपयोग अवांछित या हानिकारक जीनों को हटाकर उनकी जगह रुचि के जीन को पशु या मानव कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। रेट्रोवायरस अपनी आनुवांशिक सामग्री आरएनए को मेजबान कोशिका के डीएनए में एकीकृत करने में सक्षम होता है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो जैसे एचआईवी का जो वायरस है वो एक रेट्रोवायरस है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो इसको बोलते हैं चालन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन। तो चालन में ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में माध्यम के कण अपना स्थान छोड़े बिना केवल अपनी जगह कंपन करके ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो संवहन दिया है इसमें द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है, और जो विकिरण दिया है इसमें ऊष्मा के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सूर्य की रोशनी का पृथ्वी तक पहुंचना। नेक्स्ट है, 1857 का सिपाही विद्रोह किस तारीख को शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 10 मई को। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से ये शुरू हुआ था। वहाँ के भारतीय सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के विरोध में विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच कर गए। उस समय विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये पूछ देता है कभी कभी। तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। तत्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो है एम्पियर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। ओम जो है यह विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, और वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी सप्ताह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 नवंबर। तो 14 नवंबर से 20 नवंबर तक राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अधातु सामान्यतः अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं क्योंकि उनकी कम परमाणु त्रिज्या होती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2। तो अधातुओं की परमाणु त्रिज्या कम होती है, जिसके कारण उनका नाभिकीय आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक मजबूती से आकर्षित करता है, और इस कम त्रिज्या और उच्च नाभिकीय आकर्षण के कारण अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे वे अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2025 का विषय क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 हर चाल मायने रखती है, एवरी मूव मैटर्स। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लुई 16वां। तो 1789 की प्रसिद्ध फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। वो बुरबोन वंश का शासक था, बोरबोन। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, ये बॉर्बन बिस्किट भी आता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसन रोग और किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसन रोग को ही हम बोलते हैं कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं इसको, लेप्रोसी, हिंदी में कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग वैज्ञानिक रूप से हैंसन रोग कहा जाता है। यह नॉर्वे के चिकित्सक गेरार्ड आर्मर हैंसन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1876 में इसके बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है ये। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से संबंधित है? तो दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग शहर विश्व स्तर पर अपनी उच्च गुणवत्ता और सुगंधित चाय के लिए प्रसिद्ध है, और वर्ष 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का सबसे पहला भौगोलिक संकेत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष किया गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 का आणविक द्रव्यमान U है, तो ये कितना है? तो देखिए, C का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 12 यूनिट
और लगभग 12 मान सकते हैं, और हाइड्रोजन का जो होता है 1 होता है। तो CH4 में 1 हाइड्रोजन है तो 12, सॉरी 1 कार्बन है तो 12, 4 हाइड्रोजन है तो 12 प्लस 4 गुने 1 यानी कि 16 एटॉमिक मास हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक है? तो हमारा आंसर होगा मोल। केल्विन जो है यह तापमान का मात्रक है, कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, और मीटर जो है लंबाई का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भरत भारती। तो भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये, मैथिली शरण गुप्त, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, न कि हरिऔध की। बाकी यहाँ पे जो प्रिय प्रवास दिया है और वैदेही वनवास और चुभते चौपदे, ये सब हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? तो तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, विकल्प 1 में जो ये माधुर्यता है शब्द व्याकरणिक रूप से अशुद्ध है, क्योंकि मधुर में यह प्रत्यय लगाने पर माधुर्य बनता है, उसमें दोबारा हमें ता प्रत्यय नहीं जोड़ना होता है। विकल्प 3 और 4 के देखिए, मधुर पातन और मधुराई निरर्थक या मतलब गलत शब्द हैं। व्याकरण की दृष्टि से तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है और पूरी तरीके से यही शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समास द्वंद्व का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो द्वंद्व समास कहते किसे हैं? तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य को पाप और पुण्य, तो यहाँ पे हमारा पाप पुण्य का हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चौराहा जो है ये द्विगु समास है, इसमें संख्यावाचक पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो ये द्विगु हो गया। यथाशक्ति ये अवयवी भाव समास है, इसका पहला पद अवयव है, तो ये अवयवी अवयवी भाव। लंबोदर बहुव्रीहि समास है, जिसका अर्थ इसका तीसरा अर्थ निकलता है, पहला पद दूसरा पद दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, तो ये होता है बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृपण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। कृपण का अर्थ होता है कंजूस या शून, इसलिए कृपण का विलोम शब्द होगा दाता, दान देने वाला। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। चिराग गुल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वंश नष्ट हो जाना। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंतरंग शब्द का विलोम शब्द है? तो ये होगा ऑप्शन 3 बहिरंग। अंतरंग का अर्थ होता है अंदर का अंग या आंतरिक संबंध, इसका सटीक विलोम शब्द बहिरंग होगा, जिसका अर्थ होगा बाहरी अंग या बाहरी आवरण। अंतर्मुखी देता तो उसका होता है बहिर्मुखी। आंतरिक का विलोम बाह्य भी हो सकता है, बाहर नहीं दिया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 भारत में अनेक जातियाँ हैं। इसमें देखिए भारत में अनेक जाति है, ये एक वचन है, हमको अनेक बहुवचन चाहिए, जातियाँ होना चाहिए, अनेकों ये नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, और भारत में अनेकों जातियाँ हैं ये भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गरल का विलोम शब्द क्या है? तो गरल का मतलब होता है विष या जहर, तो इसका सटीक विलोम होगा सुधा, जिसका अर्थ होता है अमृत, और ये क्या है? ये तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? नहीं है, हमें वो चुनना है। तो महाकवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल यानी रीति सिद्धि काव्य धारा के कवि हैं, न कि भक्ति काल के। इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बाकी सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के हैं, कबीरदास जो हैं ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा के हैं, और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं। तो ये भक्तिकालीन है, ये नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। अगला प्रश्न है, श्वान का पर्यायवाची क्या होता है? श्वान संस्कृत का तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है कुत्ता। तो कुत्ते के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? कुकुर, सुनक, सारमेय। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सिर्फ 1 दिया है। नेक्स्ट है इंग्लिश का, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कठोरता या दृढ़ता।
तो इसका विलोम क्या होगा, हमें एंटोनिम मतलब विलोम शब्द ढूंढना है। तो इसका विलोम होगा प्लायबिलिटी। प्लायबिलिटी का मतलब होता है लचीला या कोमलता। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कठोरता, ये रिजिडिटी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन, पुनरुत्थान की क्षमता, यह झटके सहकर वापस सामान्य होने की क्षमता को दर्शाता है। और टेनासिटी जो है ये दृढ़ता या जिद को दर्शाता है। तो हमारा आंसर जो सूटेबल होगा वो ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन दिया है माई टीचर सेड आई वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट दिस इशू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, माई टीचर सेड दैट शी वॉन्टेड टू टॉक मोर अबाउट दैट इशू। दिस को दैट में चेंज कर दिया है, यहाँ पे दैट से कनेक्ट किया है। थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन में चेंज इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है आई लॉस्ट माई वॉच इन द रूरल फेयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, माई वॉच वॉज लॉस्ट इन द रूरल फेयर। अगला प्रश्न है चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन ऑफ फॉर द गिवन सेंटेंस, शी विल नॉट रिमेंबर अबाउट हर गिटार क्लास डैश यू रिमाइंड हर। तो अनलेस यू रिमाइंड हर। तो वाक्य का अर्थ क्या है कि वह अपनी गिटार क्लास के बारे में याद नहीं रखेगी यदि तुम उसे याद दिलाओ। तो अनलेस का यहाँ पे क्या होगा, यदि नहीं मतलब यानी कि वह अपनी गिटार क्लास के बारे में तब तक याद नहीं रखेगी जब तक कि तुम उसे न दिलाओ। तो अनलेस यहाँ पे हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हम एरर सेंटेंस देखिए, द क्लाउन फिश कैन लिव फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स, इट विल बी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इफ द फिश कैन अडॉप्ट ऑन लाइट। तो यहाँ पे त्रुटि क्या है, तो यहाँ पे त्रुटि यहाँ पे है एडॉप्ट के साथ जो प्रेपोजिशन होता है यूज होता है वो होता है टू, तो एडॉप्ट टू लाइट होगा। तो हमारा आंसर जो ये वाला क्या हो गया, एरर है इस पार्ट में, तो एडॉप्ट टू लाइट होना चाहिए। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1000 रुपये और 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए लगातार वर्षों का मिश्रधन यहाँ पे दिया गया है, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तीसरे वर्ष का मिश्रधन क्या है, 1000 रुपये है, और चौथे वर्ष के लिए यही मूलधन का हमारा काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई मूलधन अमाउंट है प्रिंसिपल, 3 वर्ष बाद क्या हो गया है, 1000 रुपये हो गया है। फिर 1 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक देखें तो 4 वर्ष बाद कितना हो गया है, ये 1200 रुपये हो गया है। यानी कि इसके और इसके बीच का ब्याज जो है अगर हम निकाल लें अंतर, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा। ये 200 रुपये किस में मिला है, इस 1000 पे मिला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक पल के लिए यही हमारा मूलधन की तरह काम करेगा। और हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, PRT/100। ब्याज हमें कितना दिया है, 200, मूलधन कितना है 1000, दर कितना दिया है हमें निकालना है R, और T कितना समय 1 साल का, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो R बराबर हमें मिल गया 20%, और यही निकालना था। तो ऑप्शन हो गया हमारा 1%। अगला प्रश्न है एक उधारकर्ता ने 1200 के ऋण पर 3 वर्षों के लिए 180 साधारण ब्याज का भुगतान किया, वार्षिक ब्याज दर क्या थी। तो सेम साधारण ब्याज बराबर P/R/T बटे में 100। साधारण ब्याज दिया है 180 रुपये, मूलधन दिया है 1200, दर दिया है हमें कितना निकालना है, T समय दिया है 3 साल, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 12 एकम 12, 6 12 पचे 60, 3 पचे 15। तो R बराबर कितना मिल गया हमें 5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है कि यदि 2K इतना बराबर हमें इतना दिया है तो हमें बताना है इसमें K का मान। ठीक है, K का मान हमें बताना है। तो देखिए 2K का ऐसे ही लिखिए, साइन 30 का, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर कॉट स्क्वायर 30। तो कॉट 30 का मान होता है √3, तो कॉट स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इसको, गुणे सेक 60 का मान कितना होगा, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान होगा 2, tan 45 का मान होता है 1, बटे में कॉस स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2,
तो cos 45 का मान होगा √2 और √2 का हम कर देंगे स्क्वायर गुणे cosec 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 का मान होगा 2 और तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा k/2 बराबर ये हो गया 3 गुने 2 गुने 1 बट्टे में 2 गुने 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हमें क्या मिलेगा 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखिए, हमें प्रेक्षण दिया गया है 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78, 84, 95 आरोही क्रम में व्यवस्थित है पहले से ही। यदि डेटा समूह की माध्यिका दिया है 63, तो x का मान कितना होगा। यहाँ प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, कुल कितना डेटा दिया है, n बराबर हमें दिया है 10, जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर माध्यिका क्या होती है, माध्यिका यानी मीडियम ये होता है n/2 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th बटे में 2 का ये वाला पद का मान हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा n/2, तो 10/2 5 हो जाएगा, और ये n/2 + 1 तो 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, तो 5वां पद और छठा पद का जोड़ के हमको एवरेज निकाल लेना है। तो 5वां पद कौन होगा, 1 2 3 4 5 x होगा, और छठा पद क्या होगा x + 2 होगा बटे में 2। माध्यिका हमें क्या दिया है 63 दिया है, तो यहाँ पे रख लेंगे हम 63। तो ये हो गया 63 दूनी 126 बराबर 2x + 2, तो 2x बराबर हो जाएगा 124, तो x बराबर मिलेगा 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, तो 62 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि एक आम का क्रय मूल्य जो CP है 1 रुपये है, ठीक है। तो 400 आम का CP का मूल्य क्या हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। और प्रश्न में कह रहा है कि 320 आमों का जो विक्रय मूल्य है, 320 का विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम SP/CP निकालेंगे, तो क्या होगा 400 बटे में 320, 0 से 0 कैंसिल, और 5 40 और 4 32, यानी कि 5/4 होगा। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि 1/4 गुने 100, तो ये हो गया 25% हमारा आंसर। इसको मानने का कोई ज़रूरत नहीं था, 1 रुपये मानने की कोई ज़रूरत नहीं था, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 25%। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।